वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑप्शन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नेक्स्ट चैप्टर क्या है, जो संसदीय व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का 12th चैप्टर पढ़ेंगे आज हम, है ना। क्या है जो संसदीय व्यवस्था। आप सभी को पता होगा कि भारत देश में कैसी व्यवस्था है भाई, है ना। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा एक पार्लियामेंट है, आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि आज संसद में ये हुआ, संसद में बजट पेश किया गया, आज संसद में किसी ने कुछ कहा, किसी ने पत्र ही कुछ कागज फेंक के मार दिए, इतने तेज चिल्ला रहे हैं लोग, तालियां भी बजती हैं, कुछ अच्छी बात होती है, किसी को अच्छी लग जाती है, सारी हरकतें जो होती हैं, है ना। कई कई कुछ थोड़े से क्या बोलेंगे कि थोड़ा सा और हरकतें भी हो जाती है ना, जैसे लोग कागजों को फाड़ के फेंक देते हैं, किसी बहुत ही तेज तेज चिल्लाते रहते हैं, वहाँ पे स्पीकर बोलता रहता है लेकिन नहीं सुनते हैं। ये सारी चीजें संसद में आपने देखी, जब बजट पेश होता है तो कितना आ रहा होता है ना न्यूज में। ओके फाइन, हमें उसके अंदर की फिलहाल तो हमें ये जानना है कि संसदीय व्यवस्था है क्या। ठीक है, कुछ नेगेटिव पॉइंट, कुछ पॉजिटिव पॉइंट, मतलब लोगों की जो वहाँ पे हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों की हरकतें एक है। तो फिलहाल संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जानते हैं आप सभी लोग कि भारत देश कैसी व्यवस्था है, भारत देश में कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है ना, कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति, है ना, संसदीय व्यवस्था है ना। संसदीय व्यवस्था क्या और कैसे है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। किन अनुच्छेदों की, देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, व्यवस्था कैसी है भारत देश में, संसदीय व्यवस्था है। तो अब हम कुछ बात पढ़ लेते हैं कि इन्हें किन अनुच्छेदों के तहत क्या शक्तियां मिली हुई है ना, कि हर चीज का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो भी चीज है वो किसी न किसी अनुच्छेद में बताया गया है, किसी न किसी अनुच्छेद के तहत ही उनको शक्तियां मिली हुई होती है, उनको अधिकार मिले हुए होते हैं। तो सारे अनुच्छेद की बात करें तो अभी फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में है, इनकी शक्तियों के बारे में जो बात की गई है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में है ना, संसदीय व्यवस्था की, तो वही पढ़ना है हमको। ठीक है, तो केंद्र को अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था है। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है आपके कि संसदीय व्यवस्था, केंद्र में संसदीय व्यवस्था की स्थापना जो भी है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, आपको 163 और 64 भी दे सकता है वो अनुच्छेद, 163 और 164। ठीक है, तो उसकी व्यवस्था क्या है राज्य में, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर 74-75 की बात हो रही है तो वो राज्य सरकारों के लिए होगी, और अगर 163 और 64 की बात हो रही है तो फिर वो सही, अगर 74-75 की हो रही है तो केंद्र सरकारों के लिए बात हो रही है, अगर 163 और 64 की हो रही है तो जाहिर सी बात है राज्य सरकारों के लिए हो रही होगी, है ना। इसमें क्या होता है, जो हमारी संसदीय व्यवस्था होती है इसमें जाहिर सी बात है जो कार्यपालिका होती है वो जो भी काम करती है उन कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है ना। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है भाई, उत्तरदायी होती है ना। है ना, जो भी कार्यपालिका जो भी कार्य करती है उसके लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कहाँ होता है, ये संसदीय व्यवस्था में होता है। अगर कोई पूछ ले सवाल संसदीय व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था, 2 3 4 ऑप्शन दे दी, जिसमें एक ऑप्शन होगा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, नहीं होती है, या किसी और, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। लेकिन अगर यहीं पे राष्ट्रपति व्यवस्था हो, अगर आपके यहाँ राष्ट्रपति व्यवस्था है तो उत्तरदायी नहीं होती है भाई, वो फिर उत्तरदायी नहीं, है ना। ये
एक अलग बात है, अगर राष्ट्रपति व्यवस्था है तो वहां पे कार्यपालिका ना ही विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ना, नहीं होती है उत्तरदायी। लेकिन हमारे जो संसदीय व्यवस्था होती है तो उसमें विधायिका। तो ऐसे में हमारी संसदीय व्यवस्था को कहा और क्या क्या चीजें इसलिए कह दी जाती है संसदीय व्यवस्था को? कैबिनेट सरकार सुना है? ये किसको कहा जाएगा? संसदीय व्यवस्था को क्या क्या कहा जाता है देख लीजिए। संसदीय व्यवस्था को ना, इस ग्रीन कलर इज विजिबल और नॉट? लिटिल बिट नॉट क्लियर। ग्रीन कलर यूज नहीं करेंगे हम। तो इसको क्या कहेंगे? संसदीय व्यवस्था को या तो कैबिनेट सरकार भी कह सकते हैं, उत्तरदायी सरकार कह सकते हैं, या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कह सकते हैं ना। क्या क्या कह सकते हैं? कैबिनेट सरकार कह सकते हैं ना, उत्तरदायी सरकार कह सकते हैं। ये उत्तरदायी होती है ना भाई, उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं इसको, और सरकार का वेस्टमिनिस्टर भी बोलते हैं इसको। सरकार का वेस्टमिनिस्टर भी कहते हैं, है ना, किसको? इसी को। ये तीनों चीजें याद रखना। अगर कहीं भी किसी भी ऑप्शन में आ जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आपको हर इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए जो आपसे पूछी जा सकती है ना। अच्छा, ये सारी कहाँ पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में, भारत में, ये सारी चीज की व्यवस्थाएं कहाँ पाई जाती है हमारे यहाँ? देखो, भारत में तो पाई जाती है ना, भारत में, जापान में, ब्रिटेन में, और कहाँ पाई जाती है? संसदीय व्यवस्था कहाँ है? तुम दे रहे हो आप लोग, कनाडा में भी है, कर्नाटक है, नोएडा कर्नाटक। तो भारत, जापान इसमें भी है, ब्रिटेन में भी है, ये सारी चीजें कहाँ क्या क्या पाई जाती है? कैबिनेट व्यवस्था बोल दो, है ना। और राष्ट्रपति सरकार का कैसा है? राष्ट्रपति वाला बता दिया, गैर उत्तरदायी है, गैर संसदीय है ना। के नीचे लिखा जा सकता है गैर उत्तरदायी बोलते हैं अगर राष्ट्रपति व्यवस्था बोल देते हैं। जो ये है, जो कि राष्ट्रपति व्यवस्था है, ये कहाँ पाई जाती है? और ये क्या है? ये राष्ट्रपति वाली गैर उत्तरदायी है ना, गैर उत्तरदायी सरकार है। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या है? ये उत्तरदायी नहीं है ना। राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति व्यवस्था है, ये कैसी है? ये गैर उत्तरदायी है। और जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, ये कैसी है? ये उत्तरदायी होती है ना। गैर संसदीय, गैर उत्तरदायी, है ना। अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका में होती है ये सारी चीजें। ये वाली व्यवस्थाएं जो है कहाँ पाई जाती हैं? अमेरिका में, ब्राजील में, और कहाँ? रूस में, और कहाँ पाई जाती हैं? श्रीलंका में, है ना। यहाँ क्या पाई जाती है? राष्ट्रपति व्यवस्था ना, गैर उत्तरदायी सरकार यानी कि, है ना। गैर उत्तरदायी सरकार किसको बोलेंगे? राष्ट्रपति व्यवस्था को। गैर संसदीय व्यवस्था भी बोल सकते हो, गैर संसदीय व्यवस्था भी बोलते हैं इसको। जहां संसद नहीं है तो कैसी हो गई? गैर हो गई ना, गैर। जहां जिसकी अनुपस्थिति होगी तो उसके आगे क्या रख देंगे? गैर, है ना। गैर संसदीय व्यवस्था मतलब वहां पे संसद की व्यवस्था नहीं है, संसदीय प्रणाली नहीं अपनाई जा रही है। कौन कौन से ऐसे देश हैं? अमेरिका है, ब्राजील है, रूस है, श्रीलंका है। कुछ एग्जांपल्स भी आपको आने चाहिए, है ना। ये भी क्लियर है कि कौन कौन से अनुच्छेदों में किसकी बात की गई है। एक हाँ, आइवर जेनिंग्स थे ना, एक बंदे थे आइवर जेनिंग्स, इनके बारे में थोड़ा सा इनकी बात पढ़ लेते हैं। कहीं गलती से मुझे पूछ लिया गया तो हमें आना चाहिए, है ना। आइवर जेनिंग्स ने
इन्होंने संसदीय व्यवस्था को कुछ नाम दिया था, कुछ कहा था। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को क्या कहा था? यहाँ पे हमने पढ़ा ना कैबिनेट, तो इन्होंने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा था। ठीक है, किसको कहा था उन्होंने? संसदीय व्यवस्था को। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा था। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे शक्तियां किसमें निहित होती हैं? केंद्र में निहित होती हैं। लिख दो भी, क्योंकि जाहिर सी बात है, वही बातें हैं जो इसकी विशेषताएं हैं, शक्तियां केंद्र में निहित हैं। केंद्र में निहित एक तो है ना, दूसरा क्या है? उत्तरदायी है भाई, उत्तरदायी सरकार है ना, उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी व्यवस्था है ना, सीधी सी बात है, उत्तरदायी है इसमें। इन्हीं कारणों से क्या बोला गया है इसको? कैबिनेट व्यवस्था, कैबिनेट सरकार है ना। संसदीय सरकार की व्यवस्था को पढ़ने विशेषताएं, अब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इतने पे शायद आए, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आ जाता है तो ठीक है। संसदीय सरकार की विशेषताएं, इसके नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। संसदीय सरकार की विशेषताएं, ठीक है, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या क्वालिटीज है ना। संसदीय सरकार की विशेषताएं, पहली क्या है? नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? नामिक नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। नामिक और वास्तविक, ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि सिर्फ नाम की शक्तियां हैं और वास्तविक भी कह रहा है, यानी कि असलियत में भी इसी के पास शक्तियां हैं। इसका क्या मतलब है? कुछ मिक्स सा मतलब आ रहा है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके, इसके बारे में बात करी गई थी ना, जब राष्ट्रपति को लेकर कुछ बात करी गई थी तो बताया गया था आपको। वास्तविक, हाँ, तो बताया गया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो वैसे तो हमारा क्या है, हमारा भारत देश का प्रथम नागरिक है ना, पर एक्चुअली में क्या है, उसके पास शक्तियां कैसी होती हैं? सिर्फ नाम की शक्तियां होती हैं, है ना। तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति भी है, हमारा प्रधानमंत्री भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक शक्तियां किसके पास है? हमारे प्रधानमंत्री के पास है, जबकि जो नामिक शक्तियां हैं वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास।
फॉर एग्जाम्पल जैसे दे देते हैं, नामिक कौन हो गया यहाँ पे? राष्ट्रपति। नामिक शक्तियां इसी के पास हैं, और इनके पास क्या है? प्रधानमंत्री के पास। आपके पास वास्तविक शक्तियां हैं, ये बात पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम की शक्तियां होती हैं, और जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, है ना। तो जो राष्ट्रपति होता है ये राज्य का मुखिया हो, राष्ट्रपति जो होता है ये राज्य का मुखिया एक्चुअली में नहीं होता है ना। कैसा होता है? नामिक मुखिया होता है एक तरह से, है ना। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ये क्या होगा? ये तो सिर्फ नाम का मुखिया होगा ना, नाम की शक्तियां, नाम का मुखिया। पर ये क्या है? ये वास्तविक मुखिया है। जाहिर सी बात है, देखिए वास्तविक की बात हो रही है, प्रधानमंत्री के पास ही वास्तविक शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री ही वास्तविक मुखिया है, राष्ट्रपति जी जो है ये एक्चुअली में नामिक मुखिया है सिर्फ, और क्या है? नामिक ही शक्तियां हैं इनके पास, ऐसा मान लो, या नामिक कार्यपालिका है, जो भी ऐसा करके मान लो, ठीक है। असली जो है, वास्तविक जो है, जो एक्चुअल है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास ही है ना। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री को नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है ना। इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो करता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है ना। एक क्वेश्चन आपका और निकल गया है। देखिए जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स है ना, वो बहुत डीप क्वेश्चंस पूछता है। डीप क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपके पास जितनी नॉलेज हो सकती है ना डीप में, उतनी ले ली जाए। यानी कि अगर इसके लाइन के अंदर कुछ बात कही है ना, वो यहाँ से भी, वो सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन नहीं करेगा कि हेडिंग से करके, वो उसके अंदर कहीं ये डीप बातों से क्वेश्चन करेगा यूपीएससी में, ठीक है। यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। आप ये सोच नहीं सकते कि यहाँ से पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, नहीं भाई, वो कहीं से भी पूछ सकता है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो अगर ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति भी लिख के दे सकता है कि क्या राष्ट्रपति के लिए करता है, प्रधानमंत्री के लिए करता है, कुछ भी कोई और ऑप्शंस दे दे। तो आपको एक तो अनुच्छेद भी पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 74 के तहत करता है, और दूसरी बात ये भी पता क्लियर होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए करता है, जिसकी व्यवस्था मैंने मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करने की, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी, है ना। और राष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्रपति परामर्श मांगने के लिए बाध्य होगा ना, मानने के लिए। यही तो बात, यही तो पता चल रहा है। एक बात बताओ, अगर मेरे पास शक्तियां हैं, अगर मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, या मैं पावर्स रखता हूं कि मैं मानूं या ना मानूं, तभी तो आप मानोगे कि भाई मेरे पास है एक्चुअली में कुछ शक्तियां। अब राष्ट्रपति जी के साथ ये अभी हमने कल भी कुछ पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या है, उन प्रस्तावों को वापस नहीं कर सकता। अगर उसके पास केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पारित कोई प्रस्ताव जाता है तो राष्ट्रपति उसे वापस नहीं कर सकता है, वो पुनर्विचार के लिए भी उसे वापस नहीं कर सकता है। तो आप कैसे मानोगे कि इसके पास वास्तविक शक्तियां? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये कहा जाता है कि सिर्फ नाम की शक्तियां हैं इनके पास। ये बात मैंने कल भी बताई थी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही किसी टॉपिक को लेकर। तो क्या इसे परामर्श मानने के, अगर आपने कोई सजेशन मुझे दिया और मुझे वो कंपलसरी है कि भाई मुझे मानना ही मानना होगा, तो आपने मेरे व्यू कहाँ जाने वहां पर? तो मेरे पास किस बात की शक्तियां हैं, है ना। मुझे अगर मानना ही मानना है तो फिर किस बात की शक्तियां हैं? कोई शक्ति नहीं है ना मेरे पास। इसका मतलब अगर मुझे मानना ही मानना है वो बात जो मुझसे कही गई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति जी हैं नामिक है, उनके पास शक्तियां, है ना। ये संसदीय प्रकार की विशेषता है कि नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। तो नामिक की शक्तियों में आ जाएंगे आपके राष्ट्रपति जी, वास्तविक वाले में आ जाएंगे आपके प्रधानमंत्री जी, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति फिर कुछ है नहीं, राष्ट्रपति तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो फांसी की सजा भी दिलवा सकते हैं, है ना। ऐसे राष्ट्रपति आपातकाल जब लगता है तो राष्ट्रपति शासन ही लगता है संसार में, पूरे संसार में, मतलब अपने देश में, पर्टिकुलर देश में, जिस देश में लगा आपातकाल,
है ना, जिस राज्य में लगा हो, तो वहां पे राष्ट्रपति की तो अपनी अपनी शक्तियां अपनी अपनी जगहों पर हैं, पर इस संसदीय व्यवस्था की जहां हम पढ़ रहे हैं वहां पर राष्ट्रपति जी एक नामिक शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। बहुमत प्राप्त दल का शासन है ना, सीधी सी बात है, यहाँ पे शासक कैसे बनते हैं, जिनको बहुमत प्राप्त होती है वही तो शासन करते हैं। हमारे भारत देश में यही तो प्रणाली है, बहुमत प्राप्त शासन दल। हमारे भारत देश में जब वोट होते हैं, जो निष्पक्ष वोट होते हैं, उनसे सरकारें बनती हैं। हम अपने एमएलए एमपी जो भी चुनते हैं, तो वो जाके फिर आगे प्रधानमंत्री का वो हमारे लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। हम डायरेक्टली तो उन्हीं का प्रत्यक्ष चुनाव तो अपने सांसद का ही करते हैं ना, वो जाके हमारे लिए प्रधानमंत्री चुनते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। तो क्या हुआ, लेकिन वो कैसे चुने जाते हैं, उनको भी जब बहुमत मिलती है तभी तो उनकी सरकार बनती है। ऐसे थोड़ी किसी को भी सरकार बना दिया जाएगा। सरकार उसकी बनती है जिसको बहुमत मिलती है, जिसको ज्यादा वोट मिले। अगर 10 लोग हम जैसे सपोज हम हैं, किसी चीज का हमें चुनाव करना होता है, स्कूल में भी मॉनिटर acute shortage of electricity in our area, so video was stopped. Okay, but we were discussing, I was giving example that if we are in our school, when we had to choose our monitor, है ना, how we did it. Okay, how we did it, what was the procedure, how we did it, हमें अपना मॉनिटर कैसे चूज किए थे। बहुमत होती थी ना वहां पे, वोटिंग का ऐसा प्रोसीजर तो नहीं होता था कि वोट देना है इलेक्ट्रिसिटी मशीन ईवीएम के थ्रू, बट व्हाटएवर इट वाज, स्टिल द प्रोसीजर वाज कि आपको चूज करना था कैसे, बहुमत के थ्रू। आपको 2-3 ऑप्शंस जो खड़े किए गए थे, इवन जब मुझे मॉनिटर चूज किया गया था तो भी यही प्रोसीजर अपनाई गई थी कि हमारे पास 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन खड़े किए गए थे हमारी क्लास टीचर की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से। आई वाज मॉनिटर इन एवरी क्लास, first to 12th, even I was the head girl. तो this trophy was for student of the year. टूट गई है, आगे टूट गई है, गलती से गिर गई थी। स्टूडेंट ऑफ द 2012 में। ओके, टॉपिक से भटक गए, कहाँ थे हम? बहुमत। ओके, तो क्या था, बहुमत प्राप्त करनी होती है ना। जब बहुमत हमारे जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है कि बहुमत जिसकी आती है उसे ही क्या बनाया जाता है, उसे हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो क्या कैसे बनाया जाता है, जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, मच्छरों ने काट लिया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना, की नियुक्ति करता है। जो बहुमत वाला दल होता है, जिस दल को, बहुत सारे दल होते हैं ना हमारे यहाँ तो बहुदलीय प्रणाली है ना, वोट ऐसा तो नहीं है कोई एक पार्टी खड़ी होती है और वही जीत जाती है चुनाव। हमारे तो बहुत सारी दलीय प्रणाली है, इवन कभी कभी तो निर्दलीय प्रणाली भी आ जाती है ना, निर्दलीय दल भी आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन, जो जिसको बहुमत मिली है, जो उसका एक लीडर था जो नेतृत्व करता था, हर टीम का एक लीडर होता है जिसका उन्होंने सोचा होता है कि इसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, है ना, इसको ये मंत्री बनाया जाएगा, सब कुछ पहले से प्लान करके रखते हैं ऑलमोस्ट। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो रैंडम हो जाती है, अदरवाइज वेल प्लान्ड होता है सबकी। जब कोई एक टीम बना रहा होता है, फिर धीरे धीरे टीम डेवलप हो जाती है, तो उन्होंने सब कुछ सोचा समझा हुआ था अच्छे से। तो जो जिस पार्टी को बहुमत मिली है, जो उसका नेतृत्व करता है, जो उसका लीडर है, उसको राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। बाकी मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। और भी तो मंत्री होते हैं ना, ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री होता है, और भी तो मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, जल मंत्री होते हैं, कोयला मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, ना, मंत्रियों के भरमार बढ़िया। तो बाकी मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। बाकी मंत्रियों की भी करता है नियुक्ति। की भी नियुक्ति करता है, पर द कंडीशन इज कि अब जो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा उनमें क्या करेगा, वो प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, एक तरह से उनके परामर्श पर करेगा। इज इट क्लियर?
It's very easy and very simple class. So obvious you have to understand, you have to ask, you have to question if you are suffering from any type of doubt, है ना? Like whenever we suffer from any type of disease, so we ask, है ना, to the doctor. Now if we are in the classroom and we have any type of doubt, then you should ask. I am here to clear it. So बहुमत प्राप्त है, पता चल गया, क्लियर हो गया। बहुत 4 बार रिवीजन हो जाती है, मुझे तो लगता है यहाँ पर क्लियर करने की, कहीं तुमसे कुछ रहना जाए, कहीं मुझसे कुछ रहना जाए इस चक्कर में। देखिए बहुमत शासन जो भी दल प्राप्त करती है उसका जो नेतृत्व करता है उसको उस राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बना दिया। बाकी भी जो मंत्री होंगे उनको भी तो बनाया जाएगा। उनको बनाने की क्या प्रोसीजर है कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर बाकियों की नियुक्ति यही करेंगे राष्ट्रपति जी। परंतु कंडीशन ये है कि अब क्या है, प्रधानमंत्री चुन लिया गया, अब प्रधानमंत्री के परामर्श पर, उनके सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट विशेषता क्या, हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं ना अभी, तो थर्ड विशेषता पढ़ लेते हैं। क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि जो भी, जिस भी नेतृत्व की, जिस भी दल का आपने क्या बना, यहाँ पे प्रधानमंत्री बना, मंत्री बना, ये तो क्या होगा, अगर ऐसा क्या होगा इसमें सामूहिक उत्तर। अच्छा एक बात पहले से पहले बता देती हूँ, जब उसमें बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो हमारे यहाँ गठबंधन सरकार की भी तो व्यवस्था है ना। गठबंधन कैसे कि अगर मैं बहुत सारी टीम, पहले तो अलग अलग होते हैं, सारे दल अलग अलग होते हैं, है ना। फिर क्या, अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसको हमसे थोड़ा सा ज्यादा वोट मिला हुआ भी है, हम नहीं चाहते हैं कि वो दल बने, प्रधानमंत्री बने या उसका मंत्रित्व चले, वो देश में उसका सरकार बने, तो क्या होता है जब दो दल मिलके आपस में सरकार बनाने की कोशिश करती हैं तो वो गठबंधन सरकार कहलाती है। जब दो दल मिलके करते हैं ना, दो दल है, मान लो कोई भी हो, फॉर एग्जांपल आप किसी को भी दे दे, जैसे अभी बनी हुई है महाराष्ट्र में बनी थी ना सरकार, कैसी बनी थी, गठबंधन की सरकार तो बनी थी। तो गठबंधन की सरकार का भी एक प्रोसीजर है कि अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो वैसे तो आप सभी जिस स्टैंडर्ड में आप लोग हैं उस समय तो ये सबको पता ही होता है कि भारत देश में गठबंधन की सरकार की प्रोसीजर है, बट स्टिल अगर नहीं पता है तो आपको बता दिया जाता है, जो कि अनुच्छेद 75 में आता है गठबंधन की सरकार, है ना। चलिए, तो गठबंधन सरकार की भी प्रोसीजर है। तो इसमें क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सभी मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ काम कर दिया या मान लो कुछ गलत से स्टार्ट करते हैं, ज्यादातर उत्तरदायी बनने में लोग गलत काम करते हैं तो उत्तरदायी बनने में ज्यादा दिक्कत लेते हैं। अच्छा काम करते हैं तो फिर जो नहीं भी करता है वो भी उसका उत्तरदायी बनने को तैयार हो जाता है ना। इज इट क्लियर? हाँ, तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को बोल दो। ऐसा क्या होता है, जब आपने सुना होगा कभी-कभी कि किसी की सरकार में से कोई गलत विवादित बयान दे दिए जाते हैं, हाँ? कोई गलत विवादित बयान बहुत अक्सर देते ही रहते हैं लोगों को, खैर नॉनसेंस तरीके के मंत्री भी हैं ना हमारे संसार में, हमारे देश में। तो जो कुछ भी वाहियात सी भी चीजें बोल जाते हैं, कोई भी वाहियात स्टेटमेंट दे देते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, क्या वो पर्टिकुलर बंदे, आपने देखा है ना जब कोई पूरी उस दल का वो होने लगती है कि भाई इन्होंने किया, बीजेपी ने किया, बीजेपी के सांसद ने ये किया, कांग्रेस के इसने किया, जो भी है आम जनता पार्टी के विधायक ने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये तो एक फॉर एग्जांपल था, वैसे जो बड़ी बात है उसमें जो लीगली होता है जैसे संसद में, वो उसकी एक प्रोसीजर होती है पूरी। तो क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सीधी सी बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने कुछ करा है, चाहे वो अच्छा काम किया हो चाहे बुरा किया हो, तो उसके लिए वो अकेला उत्तरदायी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक पूरी सरकार चल रही है, वो एक लोग जुड़े हुए हैं उसमें, तो एक बंदा कैसे उत्तरदायी हो सकता है किसी भी चीज के लिए। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि एक बंदे ने कर दिया, भले ही तुमने ही चाहे से करा उससे कुछ काम, और एक बंदे को पकड़ा गया उसको फायर कर दिया। नहीं भाई, अगर वो आपके अंदर है, आप उसको लीड कर रहे हो, आप सभी लोग हो, तो सबका बनता है। तो इसी तरह से सामूहिक उत्तरदायित्व टीम की तरह एक तरह से, है ना। तीसरा टॉपिक है राजनीति की एकरूपता है। जाहिर सी बात है, आप सभी, इसमें तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, राजनीति की एकरूपता है।
ये तो क्लियर सी बात है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, है ना। राजनीतिक एकरूपता है ना। राजनीतिक दल से संबंधित जो भी होता है क्या होता है, उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होगी ना, उनकी क्या होगी। जब राजनीतिक दल होता है, एक राजनीतिक दल होता है, तो ज्यादातर उसमें क्या होता है, उनकी समान ही तो विचारधारा होगी। परंतु अगर गठबंधन की सरकार बनी हुई है तो हो सकता है उसमें विचारधाराओं में टकराव हो। हालांकि गठबंधन की सरकार, ऐसा तो नहीं होता, कई बार दोनों के एकदम विचारधाराएं सेम हो इसीलिए गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, कई बार किसी को हराने के लिए भी बना लेते हैं ना, होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस सिचुएशन में भी तो बनती है गठबंधन की सरकारें। ऐसा नहीं है कि उनका पर्पस, उनका उद्देश्य बहुत अच्छा होता है, देश का, जनता का भला, उनका उद्देश्य ऐसा भी होता है सिर्फ कि ये इसकी सरकार नहीं बननी चाहिए, तो आप किसी भी दुश्मन को भी बना लो, खुद का भी दुश्मन होता है उनसे भी गठबंधन कर लेते हैं। राजनीति तो इससे वर्ष चीज और इससे अच्छी चीज भी नहीं हो सकती है, उसे अच्छे तरीके से अगर लागू किया जाए तो राजनीति से अच्छा क्या। राजनीति ये जो ऐसी चीज है जो संसार को पूरी तरह से सुधार सकती है ना। अगर वहाँ करप्शन ही ना हो, सरकार को चलाने का, जिस देश को चलाने का अधिकार जिसके पास है, अगर वो अच्छे तरीके से चलाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पर चलाता कौन है ना। जब 2000 रुपए वहां से निकलते हैं तो मुश्किल से 1 रुपए खर्चे होते हैं, ऐसा मानो। तो इसलिए हमारे देश में तरक्की नहीं हो रही है ना। तो समान विचारधारा का यही मतलब है कि मतलब राजनीति की एकरूपता ऐसी कि ज्यादातर समान विचारधारा। जब गठबंधन की सरकार होती है तो उनमें हो सकता है कि सहमति दोनों तरफ से ज्यादा ना हो, है ना। कई बार विचारधाराएं थोड़ी अलग सी देखने को मिल सकती हैं। तो भाई गठबंधन की सरकार है, जाहिर सी बात है, दो अलग दल थे, हो सकता है दोनों अलग दलों के अलग उद्देश्य हो, है ना। दोहरी सदस्यता है, ये तो पता ही है आप सभी को। कैसे जो मंत्री होते हैं विधायिका और कार्यपालिका दोनों के तो सदस्य होते हैं, है ना। दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता कैसे, मंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं ना। दोनों के सदस्य होते हैं। एकदम हलवा तरीके से पढ़ रहे हो भाई, एकदम हलवा तरीके से। अभी मोमोज वाली रिवीजन ही कराएंगे आपकी फटाफट से, किसी भी दिन रिवीजन क्या क्वेश्चंस निकाल के बना दूंगी फटाफट से। हर चैप्टर से जितना पढ़ रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और फटाफट मोमोज वाली रिवीजन हो जाएगी। हाँ, एकदम हलवा क्वेश्चन है, फटाफट से आ जाएगा आपको सब कुछ। दोहरी व्यवस्था क्या कह रही है, दोहरी सदस्यता है ना। क्या विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं ना। इसका तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता है। जाहिर सी बात है, सबको पता है। देखिए ये ऑब्वियस बात है दोहरी सदस्यता कि मंत्री जो है, जो भी मंत्री बना वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का सदस्य होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति तब तक मंत्री नहीं बन सकता है जब तक कि वो किसी भी तरह से संसद की सदस्यता प्राप्त ना करता हो। यानी कि आप अगर किसी को मंत्री बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, वो अगर संसद का सदस्य नहीं है तो आप उसे मंत्री नहीं बना सकते। पर एक बात है कि जैसे वो मंत्री बन गया, उसने पद ग्रहण कर लिया, मान लो कहीं का सदस्य नहीं है संसद में, संसद की सदस्यता उसके पास नहीं है, बट स्टिल अगर उसको मंत्री बनाया जाता है तो उस दिन से लेके वो 6 महीने का उसे टाइम दिया जाता है। 6 महीने के तहत उसको संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। इज इट क्लियर? एनी टाइप ऑफ डाउट? द सिचुएशन इज कि आपको मंत्री बनने के लिए कार्यपालिका विधायिका का सदस्य है, ठीक है। और अगर कोई भी मंत्री बन रहा है तो बिना संसद की सदस्यता लिए वो मंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है, क्लियर। बट इन केस उसे मंत्री बनाया जाता है तो संसद की सदस्यता लेने के लिए उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो उस 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेना कंपलसरी है। अच्छा, इस पे भी एक टॉपिक पे पूरा डिस्कशन किया जा सकता है कि कौन पहला ऐसा व्यक्ति था जो मंत्री बना उसके बाद उसने संसद की सदस्यता ली, है ना। इस पे भी एक अविश्वास प्रस्ताव जैसी चीज है, उस पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा जब ये हमारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है, अच्छे से मतलब डिटेल्ड। प्रधानमंत्री का नेतृत्व पता है आपको, निचले सदन का भी
प्रधानमंत्री का ही तो नेतृत्व है। लीड कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। गोपनीयता भी तो है, गोपनीयता, प्राइवेसी। और कुछ याद आ रहा है? गोपनीयता। और एक और है कुछ, क्या है बताओ? बताओ जल्दी मुझसे बोलो। निचले सदन का विघटन है ना, अपर हाउस लोअर हाउस है ना, लोकसभा राज्यसभा। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एक अपर सदन है, एक लोअर सदन है ना। कि हालांकि ऐसा कुछ लोअर सदन ऊपर सदन जैसा कुछ होता नहीं है, ये बस नाम दे देगा, निम्न सदन उच्च सदन। अगर इसके पास पीछे कोई लॉजिक देखा जाए तो कोई सेंसिबल लॉजिक है नहीं कि लोग सोचे इसके पास शक्तियां ज्यादा है। ये वो एक्चुअली में लोअर सदन और निचले सदन, बस ये संसद में संविधान में जैसे जिसका नाम आया पहले लोकसभा राज्यसभा, उसके हिसाब से लोअर सदन और राज्यसभा और लोकसभा कर दिया जाए। बाकी ऐसा कुछ निचला सदन उचला सदन जैसा कुछ है नहीं। इतनी बड़ी बात इसमें कि निचला सदन है तो किस लिए है, उचला सदन है तो किस लिए है, उच्च सदन, सॉरी उचला नहीं, उच्च सदन, ठीक है। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, ये तो आप सभी जानते हैं, है ना। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। जाहिर सी बात है, नेता वही होता है ना, प्रधानमंत्री। तो हमें लिखने की जरूरत है क्या? संसद का, सत्तारूढ़ दल का नेता होता है ना, मंत्रिपरिषद का होगा, संसद का होगा। चलो लिख ही देते हैं, कहीं पे कहीं अटकनो नहीं बस आप। मंत्रिपरिषद का, संसद का नेता कौन होता है? ये नेता होता है ना भाई, ये अहम होता है ना, अहम होता है ना। किसी भी डिसीजन को लिए प्रधानमंत्री ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो, अहम होते हैं ना भाई प्रधानमंत्री जी। मानना पड़ेगा ना हमको, अहम होते हैं प्रधानमंत्री जी। गोपनीयता, गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं। क्यों? अपनी कार्यों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते हैं ना भाई ये लोग। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता का शपथ लेते हैं ना। इनको जब, अरे यार मतलब कहाँ ध्यान है भाई, बताते क्यों? गोपनीयता लिखा हुआ है, गोपनीयता नहीं लिखा है, कौन बताएगा? इनको शपथ लेते हैं ना, गोपनीयता की शपथ लेते हैं भाई। अब कौन दिलाता है इनको? राष्ट्रपति दिलाएगा ना शपथ। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है शपथ भी। नियुक्ति, जो नियुक्ति करा रहा है वो शपथ भी राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। तो ये गोपनीयता की शपथ लेते हैं, है ना। तो जो इनके कार्य होते हैं उनको गोपनीय रखना होता है। शपथ जब लेते हैं उस समय ये शपथ में कहा जाता है कि इनके कार्य जो होंगे उनको गोपनीय रखा जाएगा, है। ऐसा तो नहीं अपनी सारी बातों को जाके बता देंगे, हमारी क्या नीतियां बन रही है जाके पाकिस्तान को बता दो भाई, है ना। हमारे देश में कहाँ क्या हो रहा है जाके सब पाकिस्तान को बता दो। कौन सी फौज कहाँ लड़ेगी, कैसे करेगी, क्या प्रोसीजर हमारी लड़ाई का, है ना। क्या हमारे पास सुरक्षा कवच है, हमारे पास सुरक्षा कवच नहीं है, जाके पाकिस्तान को बता दे तो क्या है? गोपनीयता का हनन है ना। तो हर प्रकार से गोपनीयता, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि इसको लेके बता दो, बट आपके बहुत सभी कार्यों में गोपनीयता, क्योंकि इनको शपथ ही दिलाई जाती है। शपथ कौन कौन पूरा करते हैं तो आप अच्छे से जानते हो ना। अच्छा एक रह गया, अच्छा निचले सदन का विघटन रह गया है। निचला सदन लोअर हाउस लोकसभा है ना, बस। अगर यहाँ पे क्या प्रधानमंत्री सिफारिश कर देगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इसका विघटन कर सकता है ना। यही बात है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री अहम है ना, की सिफारिश पर राष्ट्रपति विघटन कर सकता है। किसका? लोअर हाउस का। इज इट क्लियर? निचले सदन का यानी कि लोअर हाउस का, लोकसभा का, है ना। दिस इज लोकसभा।
कैसे विघटन किया जा सकता है? अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति कर देगा, है ना। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है ना। जैसे देखिए आपको सभी को पता है 5 साल बाद चुनाव होते हैं, है ना। तो अगर ये चाहे, अगर आपके प्रधानमंत्री जी चाहें तो 5 साल पूरे होने, उनको किसी को हटाना है तो क्या 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव होगा, हारेंगे जीतेंगे हटेंगे आएंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी चाहें तो सिफारिश करें राष्ट्रपति जी से, और आपको पता है कि वो सिफारिश करेंगे तो राष्ट्रपति जी मानेंगे, ऐसा है ना। वास्तविक शक्तियां और न जाने कौन कौन सी शक्तियों का जो फर्क है, नामिक शक्तियां, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो सिफारिश कर सकते हैं और निचले सदन का विघटन कराया जा सकता है। इज इट क्लियर? इज दिस टॉपिक क्लियर? वेरी क्लियर, very easy and very simple class, so you have to get it. चलिए राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था पढ़ लेते हैं ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, है ना। कहाँ पे है ये? अभी अमेरिका में है ना ये शासन की व्यवस्था होती है ना, राष्ट्रपति शासन की। यहाँ पे क्या होता है कि ये राज्य का भी मुखिया होगा और सरकार का भी मुखिया होगा, है ना। राज्य का भी मुखिया होगा और सरकार का भी। राज्य का भी मुखिया कौन है? राष्ट्रपति जी। और सरकार जो है उसका भी मुखिया कौन है? राष्ट्रपति जी। हमारे यहाँ क्या होता है, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री जी चल रहे होते हैं। पर्टिकुलर राज्यों के लिए क्या है, मुख्यमंत्री प्रोसीजर है ना। फिर बाकी क्या है, प्रधानमंत्री जी हैं, वास्तविक शिक्षण सहायक प्रधानमंत्री। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल, है ना। तो प्रेसिडेंट जी यहाँ पे राज्य के और सरकार के सबके प्रमुख कौन है? आपके राष्ट्रपति जी हैं यहाँ पे प्रमुख, है ना। तो इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता यही मान लो आपके राष्ट्रपति जी यहाँ के और यहाँ के। दूसरा क्या है, इनको 4 वर्ष के लिए किया जाता है ना निर्वाचन, इनका 4 वर्ष के लिए निर्वाचन। प्रधानमंत्री जी का कितने के लिए होता है? 5 वर्ष का, आप सभी जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कितने साल के लिए चुने जाते हैं भाई? 5 साल के लिए, 5 साल के लिए ना। लोकसभा के लिए चुनाव के लिए कितनी उम्र है पता है ना। राज्यसभा के लिए कितनी उम्र है पता है ना। राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र है पता है ना। कितनी उम्र के व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जा सकता है? ये बच्चों वाले सवाल है, एकदम बच्चों वाले, 6ठी 7वीं में आने वाले। पर ऐसे रिस्पॉन्स रहा तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस भी दे देगी, उनको समझ आएगा ना कि बच्चों वाले सवाल हमारे भैया लोगों को आते ही नहीं है, बहनों लोगों को आता ही नहीं है, बड़े हो गए अभी अभी को यही नहीं पता रहेगा, छोटी छोटी बातें, फिर वो छोटे सवाल दे देंगे, है ना। तो इनका चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई यानी कि किचन कैबिनेट की सहायता से शासन करता है ना। राष्ट्रपति कैसे शासन करता है? किचन कैबिनेट यानी कि छोटी इकाई। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति छोटी इकाई, किचन कैबिनेट की सहायता से शासन करता है। किचन कैबिनेट छोटी इकाई, राष्ट्रपति छोटी इकाई किचन कैबिनेट भी जिसे कहा जाता है, उसकी सहायता से क्या करता है? शासन करता है ना। ये केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है और उसमें गैर निर्वाचित विभाग के सचिव होते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये जो होती है सिर्फ परामर्श के लिए होती है। अब वो माने ना माने, जो राष्ट्रपति जी का काम है परामर्श, लिखो सिर्फ परामर्श के लिए।
सिर्फ परामर्श के लिए। इज इट क्लियर? माने या ना माने ये किसका काम है? राष्ट्रपति जी का काम है। मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, है ना? और ये कैसे, ये गैर निर्वाचित होते हैं ना, इनका कोई निर्वाचन नहीं होता है कि इनके लिए प्रोसीजर अपनाई जाएगी एक बकायदा चुनाव करने की, उसके बाद इनका चयन होगा, फिर नियुक्ति होगी, फिर ये बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये स्वयं राष्ट्रपति जी कर लेते हैं, है ना? स्वयं राष्ट्रपति जी इनका चयन कर लेंगे और नियुक्ति भी कर लेंगे। ये क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कैसे हैं? कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्या? नहीं, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आपको पता है ना, जो हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है वो क्या है और कैसी है? कांग्रेस हमारे देश का, कांग्रेस 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस वही चलती आ रही है। एक्चुअली में कांग्रेस जो बनी या बनाई वो ऐसा नहीं है जैसे कि बाकी पार्टियों ने अपने नाम ऐसे बनाए, वो वही ब्रिटिशर्स के समय के वही नाम उनको मिला हुआ है, वही चलता आ रहा है एक्चुअली में। ठीक है, वो उनका खुद का बना हुआ नाम नहीं है जैसे बाकी दलों ने बना रखा है, आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है। कांग्रेस 1885 की स्थापना है, भारत देश कब आजाद हुआ? 1947 में। ठीक है, तो ये कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं, तो भाई नहीं। यहाँ के राष्ट्रपति को एक और बात है क्या, राष्ट्रपति को सिर्फ कांग्रेस, अगर कोई इनको पाया जाता है ना कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कोई गैर संवैधानिक कार्यों में संलग्न है, वो गैर संवैधानिक कार्य कर सकता है, तो वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। लेकिन दोषी करार पाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही उनके लिए कुछ कार्य कर सकती है। समझ रहे हो आप इस बात को? कांग्रेस के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उन पर कुछ कार्य करने की कोशिश करे या करे राष्ट्रपति जी पर। ठीक, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का विघटन नहीं कर सकता है ना, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं। और शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिका राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है ना। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत क्या है? अमेरिका की जो है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, उसका आधार है ना। संसदीय व्यवस्था के गुण पढ़ लेते हैं। संसदीय व्यवस्था के गुण, संसदीय व्यवस्था के गुण। देखिए, संसदीय व्यवस्था हर चीज के गुण और दोष पढ़ते आए हैं, हम विशेषताएं पढ़ चुके हैं, उनके गुण पढ़ लेते हैं। क्या है? कार्यपालिका और विधायिका के बीच सामंजस्य है ना, इनके बीच पालिका और विधायिका के बीच सामंजस्य है, जाहिर सी बात है। है या नहीं है? ऐसा तो नहीं लड़ते फिरते कटते मरते रह रहे हैं, सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। सामंजस्य है दोनों के बीच में, ये विशेषता है। हालांकि दो अलग अलग हैं, लेकिन स्टिल इन दोनों के बीच में सामंजस्य है ना। दोनों के बीच आपसी तालमेल है, दोनों समझ रहे हैं, है ना, बातों को, कार्यों को, तो उनके बीच में सामंजस्य है, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि इनके बीच टकराव है या ऐसा है, सामंजस्य भी है ना। उत्तरदायी सरकार है, सही की बात है, निरंकुशता का प्रतिषेध है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे क्या है, संसदीय व्यवस्था के गुण ये थे, उत्तरदायी सरकार होती है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कोई कुछ भी कर लेगा, कोई उत्तरदायी सरकार है ना।
ऑब्वियस है उत्तरदायी सरकार है, जिम्मेदार है ना। कुछ करती है तो उसके प्रति उसको उत्तरदायी भी होना पड़ता है, उनको जवाबदेही भी होना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है, निरंकुशता का प्रतिषेध है। जाहिर सी बात है, ऐसा तो कोई निरंकुश शासन तो नहीं हो सकता है ना कि जो चाहे सरकार वो कर ले। निरंकुश नहीं है ना। निरंकुश क्या होता है, जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके, जिस पर कोई पाबंदियां ना लगाई जा सके, जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जा सके। तो क्या ऐसा है हमारी संसदीय प्रणाली में? ऐसा है कि जिसका जो मन करे वो कर ले? नहीं है, निरंकुश शासन नहीं है, उस पर अंकुश लगाने वाले हैं। उत्तरदायी है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो कुछ काम करती है, कुछ गलत भी कर देती है तो उसके लिए क्या है, जवाबदेही है, उत्तरदायी है, उससे सवाल होंगे, उसे जवाब देना पड़ेगा। और जब जवाब देना, मान लो जब आप क्राइम करते हो, आपको पुलिस के पास जाना पड़ता है, पुलिस के लिए उत्तरदायी होते हो, तो क्या आप क्राइम करते हो? कोशिश यही रहती है ना कि क्राइम ना किया जाए। हम जैसे लोग तो नहीं करते हैं, पर कुछ लोग करते हैं, तो उनको भी जवाबदेही तो भी होती है ना, पकड़े जाएंगे तो फिर फंसेंगे सही से। तो अगर उत्तरदायी होता है कोई किसी के प्रति, तो इंसान यही होता है कि थोड़ा सा इंसान संभल के चलता है ना। तो निरंकुश नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई वो बेलगाम है, वो कुछ भी कर सकता है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे अंकुश लगाने वाले है प्रोसीजर हमारे संसद प्रणाली में। नेक्स्ट, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है ना। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है, व्यापक प्रतिनिधित्व भी है, सही सी बात है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था का क्या मतलब है? कि जो सरकार है, अगर या मतलब कोई भी तरुण सरकार है, अगर उसे बहुमत नहीं मिलता है ना, अगर बहुमत नहीं मिलता तो दूसरी सरकार को आमंत्रित कर सकता है कि भाई आप बन जाओ, आप अपनी सरकार बना लो। एक विकल्प होता है ना। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बना तो अब क्या, देश में क्या होगा, अब देश में भूचाल आ जाएगा, देश को कौन संभालेगा, देश के कार्यकाज कैसे होंगे, ऐसा नहीं है। वैकल्पिक सरकार की भी व्यवस्था है कि भाई वो कह देगा दूसरी सरकार को, दूसरे दल को कि जी आओ आप, और आप सरकार को बनाओ, आप सरकार का गठन करो, आप सरकार का पद संभालो, है। तो हमारे यहाँ ये वैकल्पिक व्यवस्था भी है। और व्यापक प्रतिनिधित्व है, जाहिर सी बात है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है ना। पहले मिस्टेक इतनी कर रही हूँ मैं हिंदी में, मेरी इतनी हिंदी खराब हो गई है क्या? गलत बात है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है इस बात का मुझे, बहुत ज्यादा। आजकल बहुत टाइम हो गया लिखा नहीं है ना वैकल्पिक। मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि मुझे बताते भी नहीं है। हाँ, क्या व्यापक प्रतिनिधित्व, व्यापक प्रतिनिधित्व कैसे? जब इसमें आते हैं जो भी मंत्री, जो लोग बनते हैं, तो क्या होता है, सारे लोग एक जगह से तो नहीं हो जाते होंगे कि हाँ जी यहाँ पे इनको बना। सभी लोग अलग अलग जगहों के होते हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है ना। आप ये काम संभालेंगे, आप ये संभालेंगे, आप इसके मंत्री बनेंगे, आप इस बात का प्रधानमंत्री जी जब नियुक्ति करते हैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखते होंगे ना कि भाई यहाँ पे कैसा होना चाहिए, एक जिम्मेदार बंदे का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बंदे को उसकी स्किल देखते हुए, इस वैसे देखो अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर इवेंचुअली जो सोच होनी चाहिए, एक्चुअली जो सोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, है ना, कि कैसे लोगों को कैसा मंत्री परिषद देना, मंत्रित्व देना चाहिए, कैसे मंत्री को कमान देनी चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा सोच समझ के ही करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, व्यापक प्रतिनिधित्व है ना, कई लोगों का मिश्रण है, वहाँ पे कई लोग आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया से एक सारे बंदे उठ के आ गए। व्यापक प्रतिनिधित्व कैसे है कि सारे देश के लोग ऐसे आते हैं ना, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। तो इस तरह से व्यापक यानी कि ब्रॉड लेवल पे प्रतिनिधित्व हो रहा है। ठीक है, अभी क्या बचा, संसदीय व्यवस्था के दोष भी पढ़ने हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी चीज के हमारे यहाँ दोष ना हो, संसदीय व्यवस्था के दोष भी होंगे। अब क्या करें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लेते हैं, संसदीय व्यवस्था के दोष। अच्छा, हैप्पी भाई दूज।
संसदीय व्यवस्था के दोष। संसदीय व्यवस्था के दोष क्या है? अस्थिर है। अच्छा बताते रहो फटाफट क्या है। पहला पॉइंट आपके लिए अस्थिर। नेक्स्ट क्या? अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है। कैसे भाई? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं। सही बात है कि वे राजनीतिक अपने कार्यकाल। अच्छा एक बात तो इसमें क्या है, जाहिर सी बात है ये अगर इनकी सरकार चल रही तो 5 साल तक, और अविश्वास प्रस्ताव जैसी चीजें हैं जो 5 साल भी नहीं चलने देती हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव भी है पहली बात तो, ये तो 5 साल में नहीं चलने दें, है ना। अगर उससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और वो पारित हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वो सरकार ढह जाएगी, गिर जाएगी, वो सरकार खत्म हो जाएगी, उस सरकार को वहां से हटना पड़ेगा, पद की जितनी नियुक्तियां हैं उन सारों को रिक्त करना पड़ेगा। तो ये अस्थिर। और वैसे भी क्या होता है 5 साल के लिए तो होती है, ऐसे तो नहीं जन्म जन्म के लिए हो गई, 5 साल के लिए 5 साल लेना पड़ता है वैसे एक सरकार को देना, उसी में उसकी असलियत दिख जाती है। बट तो ये अस्थिर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया? नीतियों की निश्चितता का अभाव। कैसे भाई? कह रहे हैं कि नीतियों की निश्चितता का अभाव है। क्यों? क्योंकि जो कार्यकाल होता है ये कंफर्म नहीं होता है कितने समय तक रहेंगे। चुनाव इनका 5 साल के लिए होता है। निश्चित नीतियों का अभाव है, निश्चित नीतियों का अभाव। जब कार्यकाल ही अस्थिर है, जब कार्यकाल अस्थिर है, अनिश्चित है, तो जो कोई नीतियां होंगी वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। क्या होता है कई बार मान लो जो सरकार है उसने कुछ नीतियां बनाई है ना, और जब विपक्ष की सरकार आए तो वो चाहे तो नीतियों को हटा सकती है। आई बात समझ में? ऐसा तो नहीं है ये नीतियां बहुत समय तक लागू रह सकती हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये नीतियां बहुत समय तक लागू ना रहे। है क्लियर? भाई हेयर फॉल हो रहा, गंजी हो जाऊंगी मैं बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। पता नहीं हेयर फॉल इतनी क्यों है, पोषण सही नहीं मिल पा रहा मुझे, है ना, मालन्यूट्रिशन हो गया मुझे ना। इतना हेयर फॉल होने का रीजन मालन्यूट्रिशन है, इंटरनली कुछ दिक्कत है, प्रोटीन विटामिन जो भी है उनकी कमी हो गई है शरीर में बहुत ज्यादा, हीमोग्लोबिन आयरन सब चीज की कमी है ना, इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी है घर में acute shortage of water, acute shortage of electricity है, acute shortage of क्या nutritions acute shortage of nutritions in my body, yeah. That's okay, hair fall is big deal but कोई बात नहीं, that's okay। हाँ टॉपिक से नहीं भटकाओ, निश्चित नीतियों का अभाव है, हेयर फॉल में नहीं चाहिए। तुम सक्सेस हो जाओ ना, तुम बन जाओ IAS, फिर मैं कर लूंगी, फिर अपने लिए वो ले आया करूंगी मैं बता के भाई कि अब मुझे, अब मैं, हाँ मैंने IAS ऑफिसर बनाया, अब मेरे को हेयर फॉल नहीं चाहिए भाई, मैं मेरे बाल अच्छे होने चाहिए चलिए नेक्स्ट। मंत्रिमंडल की निरंकुशता, शक्ति पृथक्करण और के विरुद्ध। मंत्रिमंडल की निरंकुशता, ठीक है। कैसे भाई? हमारी सरकार तो निरंकुश नहीं है ना भाई। मंत्रिमंडल की निरंकुशता किस वे में इसको समझा जा सकता है? देखिए सरकार निरंकुश नहीं है तो क्लियर है ना,
पर मंत्रिमंडल की निरंकुशता जो है ये एक दोष है संसदीय व्यवस्था का। तो ये दोष क्यों और कैसे है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि जब बहुमत मिली है सरकार को, अगर बहुमत मिली और बहुत ज्यादा मात्रा में बहुमत मिली है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इसमें रोक टोक थोड़ी कमी हो पाएगी। अगर विपक्ष दल स्ट्रांग नहीं होता है, मान लो जो विपक्ष में है जो पार्टी वहां पर स्ट्रांग नहीं है और हमारा ही राज है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसी नीतियां और काम हम करते ही होंगे जिसमें हमें रोक टोक या निरंकुशता फील ना होती हो। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा विपक्षी स्ट्रांग नहीं है तो हम सोचते हैं कि भाई ये भाई यहाँ कौन रोकेगा, कौन सवाल करेगा, हम कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग नीतियां बना के अपने अकॉर्डिंग नीतियों को लागू करवा सकते हैं। तो यही कहने का मतलब है जब बहुमत बहुत ज्यादा होती है तो कई बार क्या होता है कि वो अपने हिसाब से ही नीतियां बना रहे होते हैं, क्योंकि उनपे कोई सवाल करने वाला, कोई रोक दे, कोई विपक्ष एक हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिस भी देश में जो भी कानून है तो जो विपक्ष होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कम से कम भले उसकी सरकार ना हो, उन पे रोक टोक सवाल जवाब तो कर सके, है ना। ऐसे कुछ चीजें तो होनी ही चाहिए। अगला टॉपिक बता दो फटाफट। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, अच्छा अकुशल व्यक्तियों द्वारा संचालन, पहले तुम्हारा ही कर देती हूँ। ये कह रहे हैं अकुशल व्यक्तियों द्वारा संचालन, ठीक है, पॉइंट है। कैसे? अभी तो फिर भी थोड़े पढ़े लिखे लोग आ गए हैं राजनीति में, पहले तो बड़े उपद्रवी किस्म के लोग होते थे ज्यादातर। अब तो देखो धीरे धीरे शिक्षा तो हर किसी को मिलने लग गई है, तो अशिक्षित शायद ही कोई रहे, है ना। क्राइम करने वाले क्या अशिक्षित होते हैं क्या? वो भी तो शिक्षित होते हैं। शिक्षा और शिक्षा देश को चलाने के लिए कहीं कहीं पे मैटर करती है, वरना अगर इंसान व्यक्ति अच्छा हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो, तो वो कम शिक्षित होकर भी देश के लिए अच्छी नीतियां बना सकता है। हाँ, कुछ लेवल ऐसे होते हैं जहाँ पे शिक्षा की कमी थोड़ा तकलीफ दे सकती है चलाने में, नीतियों को समझने में या बाकी चीजों का हैंडल करने में कुछ ऐसी असुविधाएं आ सकती हैं। पर इन जनरल केस अशिक्षित व्यक्ति भी अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो, उसका दिमाग अच्छा हो, उसका दिल अच्छा हो, तो उस सिचुएशन में वो अच्छे कर्म करके अच्छी नीतियां बना के भी देश को चलाया जा सकता है। पर अब एक बात देखो, शिक्षा की नीतियां बनाना है ना, कुछ नीतियां इतनी कोई गलत बनाते, अशिक्षित व्यक्ति हो, ना पढ़ा लिखा हो, उसे समझ ना आया है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अशिक्षित होते हैं पर उनके पास इतना दिमाग तो होता है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। वो पढ़ा नहीं सकता है, हो सकता है उसको नहीं हो ज्ञान तो पढ़ा नहीं पाएगा, पर उनके लिए नीतियां तो बना सकता है कि कैसे पढ़ाया जा सकता है, इनको कैसे इनका ध्यान रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है, लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कतें आती हैं कि और अकुशल बात अलग हो गई, पढ़ा लिखा अलग हो गया। अकुशल व्यक्ति यानी कि जो जिसको उस बारे में जानकारी ही नहीं है, जिसको उस फील्ड में कोई ज्ञान ही नहीं है, आप उसको उसका मंत्री बना के बिठा दो, तो इसका मतलब है अकुशल। अकुशल बात एक, अनस्किल्ड बात एक अलग होती है, और इलिटरेट अशिक्षित बात अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हर इलिटरेट व्यक्ति अकुशल हो गया ना, स्किल्ड तो बहुत सारे वोकेशनल स्किल्स होंगी, कुछ ना कुछ स्किल होना। तो इलिटरेट से उसका कुशलता से कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। और यहाँ पे जो बात हुई अकुशल व्यक्तियों का संचालन, ठीक है। और क्या शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है? कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है ना, यही दिक्कत है। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध मुझे भी याद नहीं करता भाई अपने आप याद करते हैं इसको, याद बंद करने का कोई लॉजिक नहीं होता इसके से। जैसे दिल का अच्छा और बुरा होने से कोई लॉजिक नहीं होता, दिल तो बेचारा एक मशीन है, हमने तो मुफ्त में बदनाम कर रखा है दिल को, है ना। तो शक्ति क्या है, कैबिनेट जो होगी वो कार्यपालिका विधायिका दोनों के लिए होगी ना। तो इसीलिए ये कहना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल देके कि यहाँ पे क्या है, मंत्री अपने क्षेत्र में कैबिनेट विधायिका और कार्यपालिका दोनों का नेता होता है ना। हाँ, ये बात है बस, और क्या है। इसलिए शक्ति का पृथक्करण कहाँ है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों का कौन नेता है, कैबिनेट है ना भाई। तो फिर इनमें शक्तियों का पृथक्करण नहीं हो पा रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है ना।
देते हैं यहाँ पे, लिख दो पूरा। कभी कभी मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें भी लिख ही दिया करो, भाई तुम ऐसा ना हो कि बोर्ड डाल के बैठ जाओ और जब निकालो किताब तो तुम्हें कुछ समझना है ना। विधायिका कार्यपालिका दोनों नेता, दोनों का नेता। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में। अगर आपको समझ आने में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज आस्क मी। बहुत हलवा तरीका है, हलवा तरीके से पढ़ रहे हो आप। इसका यही मतलब है पढ़ने का कि इसे दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। रिवीजन एक बार कर लेना, इसके अलावा तो आपको मुझे नहीं लगता कुछ भी करना पड़ेगा। ये चैप्टर फटाफट खत्म कर देते हैं। अगर आपको समझ आ रही है चीजें फटाफट से बता दीजिए। संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के क्या कारण हो सकते हैं, है ना। अब इसको कहाँ लिखते हैं? संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण क्या है, क्यों स्वीकार किया गया संसद व्यवस्था को। हमारा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के क्या कारण रहे होंगे। जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है तो इसके कारण क्या रहे होंगे। संसदीय व्यवस्था अपनाने के क्या कारण, अपनाने या स्वीकार करने के कारण, है ना। देखिए हमारे पास हम जैसे और भी तो राष्ट्रपति व्यवस्था भी तो ले सकते थे। राष्ट्रपति व्यवस्था जो कि अमेरिका में लागू है, हमने उसको नहीं लिया। अमेरिका में राष्ट्रपति व्यवस्था है ना, राष्ट्रपति व्यवस्था कहाँ है, अमेरिका में। हमने नहीं लिया, हमने नहीं अपनाया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। नहीं अपनाया ना। हमने क्या अपनाया, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था। हमने अपनाया ना इसको। हमने कहाँ की व्यवस्था को अपनाया है, हमने ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाया है। और हमने अमेरिका की व्यवस्था को, जो कि राष्ट्रपति व्यवस्था है, उसे नहीं अपनाया। हमने संसदीय व्यवस्था अपनाया जो कि ब्रिटिश की है। तो हमने क्यों अपनाया, इसके भी रीजन जानने हमें। तो पहली बात तो क्या है, ये हमें निकटता थोड़ी महसूस हुई। कैसे, हम ब्रिटिश शासन, हमारे पे ब्रिटिश शासन था, हम देखते हुए आ रहे थे कि जो संसदीय व्यवस्था है वो क्या है और कैसी है। तो हमें थोड़ी सी निकटता महसूस हुई, है ना। क्या ऑप्शन होगा कि हमें निकटता महसूस हुई, किससे, व्यवस्था की निकटता, है ना। कर लें ऑप्शन, लिख लें। क्यों, संसदीय व्यवस्था अपनाने के कारण क्या है, जो पहला है वो व्यवस्था की निकटता, है ना। कैसे निकटता क्या रही हमारी, भाई ब्रिटिशर्स का हम पे शासन था ना, ब्रिटिश लोगों ने हम पे राज किया ना, ब्रिटिश शासन था। तो हम उसके काम काज को, उसकी कार्य प्रणाली को थोड़ा नजदीक से जानते थे, है ना। और ऑब्वियसली जैसे हमने जो पढ़ लिया, उसकी विशेषताएं जो पढ़ लिया, उसके हिसाब से ठीक भी लग रही है वो, है अभी जो अपना रखा है। लेकिन जब उस समय हमारे पास अमेरिका के भी अपनाने का ऑप्शंस थे, तो हमने क्योंकि ब्रिटेन का अपनाया, ब्रिटिशर्स का अपनाया, तो हमें थोड़ा सा उसका पता होना चाहिए कि क्यों अपनाया। तो पहला रीजन ये कि निकटता महसूस हुई, क्यों हुई, क्योंकि भाई उन्होंने हम पर राज किया, उनसे हम थोड़ा अवगत थे, है ना। 30 या 40 वर्ष में सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्व को शुरू कराया गया था उस समय, है ना। ठीक है, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई है। जाहिर सी बात है, आपको तो सबको पता है ये बात, किसमें उत्तरदायी है सरकार के प्रति, है ना। उत्तरदायित्व को वरीयता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपने पढ़ लिया है कि वो क्या है, जवाबदेह है, जिम्मेदार है, कुछ भी कह सकते हो। जवाबदेह होते हैं ना, जिम्मेदार होते हैं ना। जवाबदेह है, जिम्मेदार है, तो इसी को तो उत्तरदायित्व बोलते हैं। हम कई बार पढ़ चुके हैं, अभी जो विशेषताएं पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ते हैं विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की
की आवश्यकता है। सामंजस्य बिठाया गया है ना, तो कैसे बिठाया गया है? इनमें टकराव तो किसी में भी हो जाता है, लेकिन होने नहीं दिया जा रहा है ना। विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव रोकने की आवश्यकता। अगर संसदीय प्रणाली नहीं होती तो क्या हम रोक पाते? क्या इनमें टकराव को रोक पाते? हम नहीं रोक पाते ना। संसदीय व्यवस्था है तभी तो रोक पा रहे हैं हम, क्योंकि सामंजस्य बिठा के रखना है। और सामंजस्य बिठाया भी हुआ भी है, तो कैसे बिठाया? कार्यपालिका एवं विधायिका में टकराव होने की आवश्यकता को रोकने की आवश्यकता की वजह से भी हमने ये वाली संसदीय व्यवस्था अपनाई है ना। अमेरिका में तो यही है ना। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में टकराव है इन दोनों के बीच में, इसीलिए अमेरिका वाली को नहीं अपनाया गया। सीधी सी बात है। भारतीय समाज की संस्कृति है ना, ये भी बात मैंने ऊपर भी पढ़ाई थी, जिसमें व्यापक प्रतिनिधित्व कहा था, उसी से मिलती जुलती ये बात है। व्यापक प्रतिनिधित्व वाली बात पढ़ाई थी ना अभी। भारतीय समाज की प्रकृति है ना, इसको भी तो ध्यान में रखा गया। देखिए इसमें क्या होता है कि विभिन्न वर्गों से विभिन्न गुणों वाले लोग आते हैं, है ना। विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, गुण, है ना। इसमें क्या है, जो संसद है, जो संसद में लोग हैं वो कहीं कहीं से आ रहे हैं, उनके किसी को पे कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, कोई किसी क्षेत्र का है, कोई किसी क्षेत्र का है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे देश की सारी संस्कृति को लेके आ रही है ना, मिश्रित संस्कृति को लेके आ रही है हमारी संसद में। क्योंकि कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है ना तरीका कि बस एक बंदा बिठा दिया उसी का शासन चल रहा है। मिश्रित है हुई ना, सारी संस्कृति हमारे देखने को मिल रही है। विधायिका, जैसे कि अमेरिका में टकराव है, तो विधायिका वाला टॉपिक इसलिए लेगा क्योंकि अमेरिका में विधायिका और कार्यपालिका में टकराव, तो ये टकराव ना हो इसलिए हमने ब्रिटेन वाली संसद प्रणाली अपना लिया। ठीक है। भारतीय समाज की प्रकृति जो मिश्रित है उसके ये वाला जो हो गया, इसमें तो हमने इसको कारण पढ़ लिए हमने कि भाई क्या क्या कारण है जिनकी वजह से। अब भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में कुछ विभेद है, उनको पढ़ लेते हैं, है ना। भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में विभेद। भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद। देखिए हमने अपनाया तो है ब्रिटिश की संसद प्रणाली, लेकिन कुछ चेंज जरूर होंगे, है ना। हमने अपनाई है ब्रिटेन की ये वाली प्रणाली, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंतर तो हमें देखने को जरूर मिलेगा ना। वही अंतर हम पढ़ेंगे, वही अंतर हम समझेंगे, जानेंगे क्या है। देखिए गणतंत्र है उनका कैसा है, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में राजशाही शासन है ना, जैसे अभी इस समय रानी जी हैं राजशाही। परंतु भारत में क्या है, भारत में बकायदा चुनाव होता है ना। इज इट क्लियर? ब्रिटेन में क्या है, राजशाही है ना। हमारे यहाँ कैसा गणतंत्र है, हमारे यहाँ चुनाव वाला गणतंत्र है। राष्ट्रपति गणतंत्र का भी था ना, एक चुनाव वाला हो, एक आनुवंशिक हो, या जैसे भी जिस राजशाही है गणतंत्र है उनके यहाँ भी, लेकिन हमारा गणतंत्र अलग है, हमारे यहाँ चुनाव वाली प्रणाली है। ठीक है। उनके यहाँ कैसा है, उनके यहाँ राजा रानी वाला सीन है। अभी जैसे कि वहां का मुखिया, हमारे यहाँ का मुखिया कौन होगा, उनके यहाँ का मुखिया कौन होगा, ये दोनों अलग चीजें हो गई ना। भारत में राज्य का मुखिया जाहिर सी बात है राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होगा, जबकि यहाँ का जो मुखिया है उनके जो राजा रानी है वो आनुवंशिक होते हैं ना। हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति चुनाव तो होता है ना,
हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि ये ब्रिटेन में राजशाही जो है या आनुवंशिक होते हैं ना। आई बात समझ में? वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास, इसको ऐसे नहीं बोलते हैं। एक्चुअली में वेरी इजी वेरी सिंपल है। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है ना। इनके यहाँ क्या है, जो संसद है वो संप्रभु है भाई, संसद संप्रभु है। पर हमारे यहाँ संसद संप्रभु है, संसद सर्वोच्च नहीं है भाई हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ न्यायालय सर्वोच्च है, ऐसा नहीं है कि हमारा सर्वोच्च नहीं। चलो इतने काफी है। संसद संप्रभु है इन लोगों के यहाँ ब्रिटेन में, लेकिन ये भारत में, भारत ब्रिटेन, फर्क पढ़ लो इनमें। फर्क क्या है, इस बात का फर्क है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में क्या है, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, वो है ना। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हो, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य हो। और भारत में क्या है, किसी भी सदन का। हाँ मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, लिखती हूँ जल्दी जल्दी। मैं ऐसे लिख देती हूँ कि किसी को दिक्कत ना हो। मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ और लिखती भी बहुत स्पीड में हूँ। यहाँ पे क्या है, अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगला आपका पॉइंट, संसद का सदस्य मंत्री हो, सदस्य मंत्री बनेगा, है ना। हमारे यहाँ क्या है, गैर संसद व्यक्ति, गैर संसदीय व्यक्ति, संसदीय व्यक्ति 6 माह तक, है ना, 6 माह तक बन सकता है। यानी कि हमने पढ़ा था ना कि 6, बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दो। और कोई सा पॉइंट बचा है जो ध्यान में आ रहा है, जो याद आ रहा हो? कितने हो गए, 1 2 3 4 ही हैं अभी तो। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी है ना, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी। भारत में नहीं, है ना, ठीक है। और भी होगा कोई पॉइंट, हाँ ऐसे लिख देंगे आपके लिए। अगला पॉइंट लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे। ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट एक अनोखी संस्था है वहां पे ना, शैडो कैबिनेट है वहां पे। ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में क्या है, छाया कैबिनेट है ना। ब्रिटेन में छाया कैबिनेट, विपक्षी दल बनाते हैं इसको, विपक्षी दल द्वारा। भारत में नहीं है ऐसा कुछ, भारत में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन इट।
ब्रिटेन में राष्ट्रीय शासन है, या तो राजा या तो रानी जो भी है, वो कैसी प्रोसीजर है, वहां पे आनुवंशिक प्रोसीजर है। भारत में गणतंत्र है, कैसा है, भारत में चुनाव द्वारा राष्ट्रपति बनाया जाता है, इट इज वेरी ऑब्वियस। संसद संप्रभु है, ब्रिटेन में क्या है, संसद संप्रभु है, वो जैसा चाहे जो करे वो करे। हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, न्यायालय सर्वोच्च है। अगर संसद कोई कानून बनाती हो और अगर न्यायालय को लग रहा है कि जनता के हित में, नागरिकों के हित में नहीं है, इन दैट सिचुएशन वो उसको क्या करेगी, रोक लगा देगी। न्यायालय सर्वोच्च, हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कैसे होते हैं, और वहां कंपलसरी कि ब्रिटेन में जो आपका प्रधानमंत्री हो वो निचले सदन का सदस्य हो, जबकि भारत में क्या है कि प्रधानमंत्री आपका किसी भी सदन का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे निचले सदन का हो। फिर क्या, संसद का सदस्य मंत्री जो संसद का सदस्य होगा, मंत्री जो क्या, जो मंत्री बनेगा वो संसद का सदस्य होना चाहिए, ये कंपलसरी है कि जो मंत्री है वो संसद का सदस्य हो। हमारे यहाँ क्या है कि गैर जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसको 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, ये प्रोविजन है इनके यहाँ क्या है, जब वो संसद का व्यक्ति होगा, संसद का सदस्य मंत्री। कुछ अलग लिखना चाहिए कि यहाँ पे इसमें समझने में कोई दिक्कत है। संसद का सदस्य मंत्री, संसद का सदस्य ही मंत्री बन सकता है, ऐसे लिख देते हैं। गैर संसदीय व्यक्ति भी 6 माह तक बन सकता है, 6 महीने बाद उसे क्या होती है, उसे सदस्यता लेनी होती है। ठीक है, ब्रिटेन में मंत्रियों को की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं। ब्रिटेन में छाया कैबिनेट है जो कि विपक्षी दल द्वारा बनाई जाती है, और भारत में ऐसा कुछ भी है नहीं प्रोविजन है। तो इसमें कुछ है जो आपको नहीं समझ रहा, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट? हैप्पी भाई दूज। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास लेनी है मुझे अभी। ओके, ध्यान रखिए आप सभी लोग कि आप किसी भी जानवर या इंसान की हानि का कारण ना बने, किसी भी तरह से किसी व्यक्ति या किसी भी जानवर को आप दुख ना दें। चलिए, थैंक यू।